Ladies and gentlemen, today we are going to start. We're going to start PPSC past paper 2020 paper. So this paper is very useful. In today's lecture, I will be teaching you how to solve paper. 4 ऑप्शन आपको मल्टीपल क्वेश्चन आपको MCQ की फॉर्म में आएगा. 100 टोटल होंगे और 100 टोटल में से आपने कोशिश करनी है जैसे जब भी आप पेपर सॉल्व करो. पहली बात यह है कि आप तैयारी के साथ जा रहे हो और अपने मन में ये चीजें रखें कि आपने वही सॉल्व करना है जो आपको आता है. आपको लेट्स सपोज 10 क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल हैं कि आपको पता है कि ये मुझे नहीं आते. कुछ पे आपको 50% श्योर आप अश्योर्ड हैं. यू आर 50% यू हैव श्योरिटी दैट दीस क्वेश्चन इफ आई टिक इट विल बी क्वाइट राइट. अगर आपको 50% किसी के बारे में कोई श्योरिटी है तो उनको आप तो लगा दें. एक के बारे में आप जानते नहीं, मैं आपको कहूंगा कि उसको छोड़ दो. ठीक है, उसको आपने छोड़ देना, उसको आपने सॉल्व नहीं करना. आपने अगर 50 भी सॉल्व कर लिए ठीक, तो आपको 50/100 आपको नंबर आ जाएंगे. अगर सपोज आपने कुछ ऐसे पेपर आपने वैसे अपनी मतलब आपको आते नहीं है, आप टिक करते गए, ऐसे टिक करते गए, वो आपकी नेगेटिव मार्किंग करेगा, वो नंबर भी घटा देगा. तो आपने ये रिस्क नहीं लेना. आपने सिर्फ उनको सॉल्व करना है जो आपको आते. 10-12 छोड़ने भी पड़े छोड़ दें, कभी भी रिस्क नहीं लेना. हो सकता है मेरिट 50 बन जाए, आप 50 पे आ जाएं. तो ये आपने एक तो मेक श्योर करना है, क्योंकि पिछली दफा कोई स्टूडेंट ने नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो बेचारे 0.1, 0.2, 0.25 से रह गए, 0.15 से रह गए. देखिए ना किस तरह की बैड लक हुई. तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी. ये मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, आपके फायदे की बात. अच्छा, वो कहता है प्लीज डू नॉट लाफ. अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. कहीं विद लिखा हुआ है, कहीं ऑन लिखा हुआ है. तो आपने हमेशा लाफ के साथ क्या आता है? लाफ के साथ एट आता है. ठीक है, पहली बात तो ये है. कुछ इस तरह की प्रपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन वो दे देते हैं. दूसरा क्वेश्चन है कि साउंड यूजुअली एसोसिएटेड विद लेटर्स सच एज एक्स वाई जी एट विच एयर पास थ्रू द नैरो कंस्ट्रिक्शंस causes the air. ये फोनेटिक से लिया गया है. turbulently and this thus create a noisy sound is called fricative. अच्छा, जब आपने पढ़ा होगा, एक होता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा, एक है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और एक है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो नोट कर लें. प्लॉसिव साउंड, दूसरी उसके बाद फ्रीकेटिव साउंड, अब फ्रीकेटिव साउंड, ये जो उसने पूछा है हमसे. ठीक है, प्लॉसिव साउंड का मतलब ये होता है कि जब साउंड जो है आपके मुंह से इस तरह एक पफ अप की तरह आए. अब मेरे साथ अगर कर सकें तो वैसे रिपीट करें. लेट मी डू दैट. आप एक आवाज निकालिए. आप फा साउंड अगर प्रोनाउंस करें, फा, तो आपको ऐसे फील होगा कि आपके माउथ से जो हवा है एकदम बाहर आ रही है प्लॉसिव फॉर्म में. तो वो जितनी भी साउंड्स होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? उसको हम कहते हैं प्लॉसिव साउंड. फ, ठ, ख. So these sounds are known as plosive sound. Nasal sounds ऐसी साउंड होती है जो नाक से निकलती है. म, न, अंग, सिंग. ठीक है, शन. ऐसी साउंड जो नाक से आपको साउंड आए वो नेजल साउंड कहलाती हैं. और उसमें प्रोमिनेंट जो है वो 3 है. म, न, इंग, सिंग, स्ट्रिंग. आपको ऐसे फील होगा कि नाक से मेरे साउंड आ रही है. तो नेजल साउंड होती है. फिर फ्रीकेटिव साउंड होती है. मैंने अभी प्लॉसिव बताई जिसमें एकदम हवा मुंह से निकलती है प्लॉसिव की तरह, ऐसे पफ अप एयर बाहर को आती है. उसके बाद फ्रीकेटिव साउंड होती है. फ्रीकेटिव साउंड जो होती है वो शक्ल में होती है जैसे हमारे पास फ,
लोअर लिप्स और अपर टीथ आपस में टकराते हैं। चलें मेरे साथ रिपीट करें, फ फ स ज ज फ व ज और स। अपर टीथ और लोअर लिप्स जब आपस में टकराते हैं तो ये एक साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में कहते हैं फ्रीकेटिव। क्या कहते हैं उसको? फ्रीकेटिव। स्पायरेंटली इसको कहते हैं, आप इसको नोट कर लें, अपर लिप्स और लोअर जो अपर टीथ, यहां पे अपर टीथ करें, और लोअर लिप्स जब आपस में टकरा के एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप मेरे साथ प्रोनाउंस कर सकती हैं, फ फ श स श श श और उसके बाद व ये वाली ज। अच्छा, कुछ साउंड्स होती हैं वो वॉइस्ड होती हैं, उनको चेक करने का क्या तरीका है? आपसे पूछ सकता है कि कौन सी वॉइस साउंड है और कौन सी वॉइसलेस है। वॉइसलेस कौन सी है और वॉइस साउंड कौन सी है? अगर आप अपने एडम एप्पल के ऊपर हाथ रखें और दो साउंड मेरे साथ प्रोड्यूस करें, अपनी दोनों फिंगर्स को लें और इनको किसके ऊपर रखें? अपनी एडम एप्पल के ऊपर। अगर मैं आपको दिखा सकूं, इधर ये हमारे जो गले के ऊपर ये उभरी हुई थोड़ी सी हड्डी होती है गले में, इसको कहते हैं एडम एप्पल। इसके ऊपर दो फिंगर रखें और एक मेरे साथ साउंड प्रोड्यूस करें, ज ज स ज। आप मुझे खुद बताएं कि किस में ज्यादा वाइब्रेशन होती है, ज में या स में? सर आप पहले कैमरा ऑन करें ना, मुझे ऐसे नजर आएगी कैसे। ओके, असल में वो कैमरे में कोई इशू आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। एनीवे, मैं अगर थोड़ा बहुत भी आपको नजर आ रहा हूँ तो यहाँ पे गले में एक उभरी हुई हड्डी होती है, उसको कहते हैं एडम एप्पल। उसके ऊपर दो फिंगर ऐसे लें, ये वाली, और इनको इसके ऊपर रखें और फिर बोलें ज स। ऐसे जू में आपको देखें कि एक वाइब्रेशन सी फील हो रही है, उससे हम कहेंगे वॉइस साउंड। अगर आप किसी भी साउंड को चेक करना चाहती हैं कि ये वॉइस है या वॉइसलेस है, जस्ट आप उसके ऊपर प्लेस करें और आपको पता चल जाएगा। जितने भी वावल हैं वो सारे वॉइस्ड हैं। कॉन्सोनेंट में कुछ वेरिएशन है, कुछ वॉइस्ड हैं, कुछ वॉइसलेस हैं, ये नोट कर लें। ऑल वावल साउंड्स, ये मैं आपको इसके ऊपर इंशाल्लाह जब फोनेटिक करवाऊंगा, ये मेरा अपना सब्जेक्ट है और तो मैं आपको इस अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। ऑल वावल साउंड क्या है? वॉइस्ड हैं। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश में कितने टोटल अल्फाबेट्स हैं? कितने अल्फाबेट होते हैं बोलिएगा? अल्फाबेट कितने हैं और साउंड कितनी होती है? टोटल साउंड कितनी है? हफजत जल्दी से बोलें। और अल्फाबेट लेटर्स कितने होते हैं? जल्दी से बोलें। सर और साउंड 44 है। हाँ, उसमें से कॉन्सोनेंट कितनी है और वावल कितनी है? जल्दी करें। सर 28 है कंसोनेंट्स। नहीं जी, नहीं है। आपको पता नहीं है। इसमें टोटल हमारे पास 24 साउंड्स होती हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट हैं और 20 क्या हैं? वावल हैं। ठीक है, ये आप याद कर लें। और इसमें से फिर जो हमारे पास डिफ्थोंग्स होते हैं वो हमारे पास 8 होते हैं, जो मोनोथोंग्स होते हैं वो 12 होते हैं। ये भी नोट कर लें। यानी डिफ्थोंग्स जो हैं वो कितने हैं? वो 8 होते हैं, जो ग्लाइड की फॉर्म में, जैसे प्रीशियस, ठीक है, और नर्वस, जो दो साउंड मिलके एक साउंड बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिफ्थोंग्स, ग्लाइड की फॉर्म में। और दूसरा 12 मोनोथोंग्स। बहुत बड़ा नॉलेज है जिसको कभी भी टीचर नहीं टीच करते, मुझे पता है। ना यूनिवर्सिटी में कोई टीच करता है और ना ये अक्सर टीचर्स को खुद आते हैं। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हुए हैं, मैंने खुद इसको सीखा है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि इसको मोस्टली इग्नोर करते हैं, ये टफ होता है तो इसे छोड़ देते हैं, इस पे लोग वर्क भी नहीं करते, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है। एनीवे,
आपको मैं ये सारी टीच करूंगा। 44 टोटल साउंड, 20 वावल और 24 कॉन्सोनेंट। अंडरस्टैंड? टोटल 44। और डिफ्थोंग कितने होते हैं? 8। और मोनोथोंग्स का मतलब होता है जो सिंगल वावल होते हैं, वो 12, और टोटल बने ये 20। होप यू गॉट द पॉइंट। तो हमने इस तरह ये देखें, एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के पीछे जब मैं इसको डीकंस्ट्रक्ट करता गया हूं तो इससे कितने हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमने फ्रिकेटिव साउंड सीख ली, हमने नेजल साउंड सीख ली, हमने प्लोसिव साउंड सीख ली, लिटरलाइजेशन सीख ली। लिटरल साउंड्स होती है जो रा साउंड जो होती है, उसको लिटरल साउंड कहते हैं। ये भी एक साउंड होती है। ये सारी मैं आपको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में बताऊंगा। Normal phonological deviations that children males when pronouncing sounds and words are referred to as the phonological process। वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है कि phonological deviations जो हैं वो कैसे आती है, तो वो phonological process उसको कहते हैं। जब बच्चे कुछ किसी चीज को प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये नोट कर लें जरा, लिटरल साउंड को भी। लिटरल साउंड कौन सी होती है? लिटरल साउंड ल, जिसमें ये HL और LL आता है साउंड में। अप्रोक्सीमेट जो साउंड होती है वो किसको कहते हैं? वो केला कहीं र और ल आ जाए तो उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट साउंड। बहरहाल इसका टेबल बना के मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। उसके बाद करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का जो करेक्ट एंटोनिम्स है, यानी जो उसका उल्ट है, वो है ग्रेसफुल। मतलब ग्रोटेस्क मींस समथिंग इज नॉट गुड, समवन इज नॉट वेल मैनर्स। तो ग्रेसफुल किसका आएगा? ग्रोटेस्क का जो एंटोनिम्स है उसका जो उल्ट है, मतजाद जो है, वो क्या आता है? ग्रेसफुल। फिर हमारे पास है there was a great hue and cry against Hardy's novel Tess and Jude the Obscure because of the obscenity। कौन से चार लोगों के नाम दिए गए होंगे, उसमें वो पूछेगा कि जो obscenity से रिलेटेड जो सीन है, सबसे थॉमस हार्डी का वो कौन सा नावल है जिसके अंदर ज्यादा सेक्सुअलिटी को दिखाया गया, ऑब्सक्योर चीजों को दिखाया गया, ऐसी चीजों को जिनको बंदा डिस्कस नहीं करता। अगर थॉमस हार्डी को आप पढ़ें तो सबसे पहले तो वो कहता है कि मैं मिलोरिस्ट हूं, यानी उसके बारे में राइटर लोग क्रिटिक्स क्या कहते हैं, वो क्या है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के बारे में थोड़ा सा लिख लें। थॉमस हार्डी ने बहुत सारे नावल्स लिखे हैं। उसने टेस्ट ऑफ द डियरबेविल्स लिखा है, रिटर्न टू द नेटिव लिखा है, और उसने जूड द ऑब्सक्योर लिखा है। ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जिसमें उसने सेक्सुअलिटी के और ऑब्सक्योर सीन को ज्यादा, मतलब वो हर प्ले में ज्यादा सेक्स को दिखाता है, सेक्सुअल सीन को दिखाता है, न्यूडिटी को दिखाता है, रेप को दिखाएगा, वायलेंस को दिखाएगा, ऑब्सेनिटी को दिखाएगा। मतलब आप टेस्ट ऑफ द डर्बेविल देखें तो उसके अंदर भी रेप दिखाया गया है। तो लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा उसने इस चीज का यूज किया है ऑब्सक्योर सीन का, वो है जूड द ऑब्सक्योर। ठीक है, ये एक नावल है, इसका लिंक मैं सेंड करूंगा, आपने वो देखना है, इसको नोट कर लें। थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी की जो एक विक्टोरियन नावलिस्ट था, नोट करें, एक विक्टोरियन नावलिस्ट था, पैदा हुआ है 2 जून 1840 में पैदा हुआ है। ठीक है, और इसकी डेथ हुई है 1928 में। मलका विक्टोरिया की जो विक्टोरियन एज है, विक्टोरियन एज कब स्टार्ट होती है कुछ पता है? 1837 में से स्टार्ट होती है और 1901 पे मलका विक्टोरिया की डेथ के बाद पे फिनिश होती है। नोट कर लें विक्टोरियन एज। तो जो राइटर इस एज के अंदर आएगा हम उसे क्या कहेंगे? विक्टोरियन राइटर। जो मलका विक्टोरिया की रीन के नीचे आएगा या उसकी एज के अंदर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? वो कौन सा राइटर है? और ये राइटर ऐसा है कि उस एज से भी आगे निकल जाता है। जो राइटर उस एज से उस एज में भी आ रहा हो, अगली एज में भी आ रहा हो, मतलब वो विक्टोरिया एज के अंदर आ गया फिर अगली एज में भी आ गया, तो उस ऐसे राइटर को कहते हैं ट्रांजिशनल राइटर। क्या कहते हैं उसको? ट्रांजिशनल राइटर। कैसे ट्रांजिशनल राइटर कहते हैं? क्योंकि वो पैदा हुआ है 1800, नोट करें, 1840 में पैदा हुआ थॉमस हार्डी इंग्लैंड में, और उसकी डेथ हुई 1928 में।
ठीक है जी। अब इसके बाद तो मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें टी.एस. इलियट आता है या इस तरह के राइटर्स आते हैं, एजरा पाउंड आता है, दीगर राइटर आते हैं, बर्टन रसल आता है। अब ये जो 1840 में पैदा हुआ और 1819 में डेथ हुई, मलका विक्टोरिया की जो यानी एज है वो है 1837 में उसने ज्वाइन किया तख्त को और 1901 में उसकी डेथ हो गई। तो मतलब ये उसकी एज से भी आगे गुजर गया, तो हम इसे कहेंगे ये मॉडर्न एज में भी आ रहा है और विक्टोरियन में भी। विक्टोरियन एज में। तो वी कैन कॉल हिम दैट दिस राइटर इज नोन एज ट्रांजिशनल राइटर। हम इसे नाम देंगे ट्रांजिशनल राइटर का, नोट कर लें इसको। उसके बाद रिस्टोरेशन पीरियड सॉ द राइज ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी। ये भी उसने पूछा कि रिस्टोरेशन पीरियड में हीरोइक ट्रेजेडी जो है किस एज में लिखी गई। ये उसने क्वेश्चन दिया था, मैंने जब उसको पढ़ा था उस पेपर को, तो उसमें मैंने ये उस वक्त भी मैंने करवाया था, ये नोट कर ले। उसने आपको क्वेश्चन दिया कि रिस्टोरेशन एज में कौन सी ट्रेजेडी लिखी जाती थी, उसमें हीरोइक और दूसरी ट्रेजेडी कई नाम उसने दिए थे। तो उसमें हीरोइक ट्रेजेडी जो था इसमें इसका राइज हुआ था। देखें जी, हम देखते हैं कि रिस्टोरेशन एज कब आई थी। हमारे पास एक बादशाह था इंग्लैंड के अंदर, उसका नाम था चार्ल्स वन। क्या नाम था उसका? चार्ल्स वन। चार्ल्स वन जो था, एक तो छोटा सा कद था उसका, और चार्ल्स वन बड़ा इमोशनल था, जज्बाती था, और उस वक्त की जो पब्लिक थी उसके साथ बना के नहीं रखता था। चार्ल्स वन थोड़ा सा इनडिफरेंट भी रहता लोगों से घुलता मिलता भी नहीं, अपनी मर्जी से फैसले करता, कभी क्या करता कभी क्या करता, कहीं जंग छेड़ देता, कहीं वो क्या हो रहा है इंग्लैंड के अंदर। तो थोड़ा सा वलपचुअस भी था, मतलब बहुत सारी मिस्ट्रेस भी उसने 1000+ मिस्ट्रेस कहते हैं चार्ल्स वन की थी, जिनके साथ उसके इलेजिटिमेट रिलेशन थे, और उसके बहुत से इलेजिटिमेट चाइल्ड भी थे। अब चार्ल्स वन का एक बेटा था जिसको नाम दिया गया है चार्ल्स टू का। ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता रहा हूं। चार्ल्स वन की प्योरिटन्स के साथ नहीं बनती थी। प्योरिटन्स जो थे बड़े रिलीजियस बंदे थे, और उनमें एक लीडर था, उसका नाम था ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल अपनी एक फोर्स बनाता है और वो चार्ल्स वन को चैलेंज कर देता है, इसके तख्त को। इसके साथ लड़ाई करता है। प्योरिटन और मिल्टन एज भी चल रही थी, मिल्टन भी उनके लिए लिटरेचर लिख रहा था, और ओलिवर क्रोमवेल का बहुत बड़ा फॉलोअर था। ये प्योरिटन था, मजहबी था। इसने इसके ऊपर हमला किया और चार्ल्स वन को बिहेडेड कर दिया, और इसका बेटा भाग के फ्रांस चला जाता है। और उसके बाद ये मजहबी लोग थे, इन्होंने इंग्लैंड को इतना सप्रेस किया, उनके ड्रामा बंद कर दिए, थिएटर बंद कर दिए, पोएट्री बंद कर दी, नावल बंद कर दिए, वर्क बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। ओनली कुछ रिलीजियस प्ले ही लिखे जा रहे थे। तो उस वजह से ये लोग क्या बुलाते हैं, फिर चार्ल्स टू को वापस बुलाते हैं, और चार्ल्स टू हमला करता है इन प्योरिटन्स के ऊपर, और ओलिवर क्रोमवेल की भी डेथ हो जाती है। और इससे एक एज स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन एज। 1660 में ये हुई थी स्टार्ट, और ये एंड हुई थी 1700 में। हैव यू गॉट द पॉइंट? हाँ जी, समझ आई आपको? इसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन एज। नोट कर लें इसको। यानी 1660 में स्टार्ट हुई और 1700 में इसका एंड हुआ। और इसमें क्या हुआ था कि चार्ल्स टू वापस आ गया। चार्ल्स टू ने हमला किया और जितने भी प्योरिटन्स थे उसको पकड़ लिया। मिल्टन भी इस वक्त पकड़ा जाता है, और इसीलिए उसने पैराडाइज लॉस्ट भी अंधा था जब उसने लिखी थी, और उसने कहा व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, आवर अनकंकरेबल विल, द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड अ मॉर्टल हेट, व्हाट एल्स शुड नॉट बी ओवरकम। O pit of the hell, receive thy new possessor, one who has brought mind never to be changed by place or time. ओ कहता है कि mind in its place can make hell of heaven and heaven of hell. So these are the speeches. These are spoken by the mouthpiece of Milton, but these speeches look as though he is speaking to Charles II. वो चार्ल्स टू को बोल रहा है, इवन कि उसके घर के ऊपर भी रेट किया जाता है और उसको पकड़ा भी जाता है, और फिर वो अपने घर के बाहर लगा देता है, हम तो पोएट हैं भाई, हम हमारा किसी से क्या ताल्लुक। तो इस तरह ये सारे पॉइंट्स जो हैं नोट करने वाले हैं। उसने सारे पॉइंट बड़े जबरदस्त पूछे। मोस्ट ऑफ द नॉवल ऑफ द के नारायण्स इज सेट बाय द मेलगुडी। तो ये जो है उसके जो नावल्स हैं उसके बारे में पूछा गया कि उसको ज्यादातर
मोस्ट ऑफ नारायण इज सेट इन द मेलगुडीज। ये एक यानी फॉरेन राइटर्स है, इसके बारे में उसने पूछा है कुछ, उसने वेबसाइट से चीजें उठा उठा के उसने पेपर बना दिया। आगे देखिएगा, इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ propounded द थ्योरी ऑफ द पोएटिक। यहां पे वो पूछता है कि पोएटिक डिक्शन की थ्योरी किसने पेश की थी और कब पेश की थी। तो प्रीफेस के अंदर जो लिरिकल बैलेड है उसके अंदर उसने पोएटिक डिक्शन की थ्योरी पेश की थी। पोएटिक डिक्शन में क्या कहा था वर्ड्सवर्थ ने? उसने कहा था सिंपल पीपल, सिंपल पीपल, सिंपल लाइफ, सर रस्टिक लैंग्वेज पीपल, जितने अच्छा रस्टिक होंगे उतने नेचुरल लोग होंगे, नेचर के करीब होते हैं, विलजियर लोग, जहाँ पे पेस्टोरल सीन होता है, जहाँ पे शेफर्ड्स होते हैं, जहाँ पे गडरिया होता है, जहाँ पे भेड़ होती हैं, बकरियां होती हैं, विलजियर सीन होते हैं, ये रस्टिक लोग बड़े अच्छे होते हैं, इनके लिए भी लिखनी चाहिए पोइट्री। तो उसने ये पोएटिक डिक्शन की थ्योरी दी थी। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो पहले लिखा गया था, जिससे रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी, वो 1798 में लिखा गया था। शेक्सपियर इसमें यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज थे और वर्ड्सवर्थ थे, इन दोनों ने मिलके रोमांटिक एज को इंग्लिश लिटरेचर के में स्टार्ट किया था। किस तरह से? उन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेड पहले लिखा था। फिर उसके बाद अब सैमुअल टेलर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते। सैमुअल टेलर कॉलरिज, इसकी जो सिस्टर डॉर्थी है, जो इसकी मतलब सिस्टर इन लॉ थी वर्ड्सवर्थ की, उससे प्यार करने लग गया था। अपनी सारा, उसकी अपनी वाइफ का नाम सारा था शायद, और सारा से वो मतलब उससे उसको डिवोर्स दे देता है, छोड़ देता है, और फिर उसके बाद इसकी साली के पीछे लग जाता है और बहुत सारे वो नशा भी करता है, ओपियम भी लेता है, और वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को भी फिर वो लेटर रिजेक्ट कर देता है, क्रिटिसाइज करता है। इसके ऊपर भी लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा, आपने वो सुनना है। आगे देखें, यस सर इतनी समझ आ गई आपको? 9 यस देखेंगे, कॉमन पोएटिक क्वालिटी बिटवीन द कीट्स एंड द टेनिसन इज पिक्टोरियल। अब टेनिसन जो है इसने बड़ा जबरदस्त, ये मेरा फेवरेट पोएट है, और उसके अलावा जॉन कीट्स, ये दोनों मेरे फेवरेट पोएट हैं। अब ये दोनों पोएट्स जो है ना पिक्टोरियल चीजों को स्टार्ट करते हैं। इफ आई टॉक टू यू, आई से दैट I saw some people, they are sitting in a ground, there were trees, there was oak tree in front of them, and there was a greenery and grass, and there was some birds chirping. Okay, then I give some pictorial information. There is a guy who's having two bottles and serving the people. अब देखिए, पहले मैंने आपको वो इमेजेस दी, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन दी। एक गाय है, वो बॉटल सर्व कर रहा है, खाना सर्व कर रहा है, बर्ड चिरपिंग कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। तो ये इस तरह की पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन देते थे दोनों। अगर आप इनकी पोइट्री को पढ़ें तो दोनों के अंदर वो पूछता है कॉमन चीज, तो वो पिक्टोरियल है, एलिमेंट्स के। अल्फ्रेड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत अच्छा पोएट है, मैंने इसके ऊपर भी लेक्चर दिए हुए हैं, ये भी आप सुनिएगा। इसकी एक पोइट्री मैं आपको सेंड करूंगा, यूलिसिस, और 1892 में इसकी लॉर्ड टेनिसन की डेथ हुई है। और ये भी किस एज में आता है, आप मुझे खुद अब बताएंगे किस एज में आ रहा है, कौन सा पोएट है, किस एज का पोएट है? विक्टोरियन एज कब स्टार्ट हुई थी? 1837 में स्टार्ट हुई और एंड हुआ 1901 में। तो ये आ रहा है इसी एज के अंदर, तो हम समझ जाएंगे विक्टोरियन पोएट है। अगर वो आपसे पूछ ले किसी की एज बता के कि कौन सा पोएट है, तो आपको पता होना चाहिए ये फलां एज में आ रहा है, भाई ये वो पोएट है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है, मैं आपको इसके ऊपर भी किसी दिन लेक्चर डिटेल में दूंगा। अच्छा जी, टेनिसन क्लियर हो गया। उसके बाद जॉन कीट्स का आपको पता है कि वो एक रोमांटिक पोएट था। जॉन कीट कहता है कि मैं हॉलीनेस ऑफ हार्ट पे बिलीव करता हूं, जो चीज दिल से निकलती है वो अच्छी होती है। पोएट्री वो होनी चाहिए जैसे किसी दरख्त के ऊपर लीव्स ग्रो होते हैं। अगर ऐसी पोएट्री करते हो तो पोएट्री अच्छी है। लॉजिक रीजन वाली और ऑब्जेक्टिविटी वाली पोएट्री नहीं चाहिए। किसने कहा? जॉन कीट्स ने। Which of the following terms are assigned to the 13 properties identified by the Hockett? Hockett को क्या था? एक लिंग्विस्ट था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, लिंग्विस्ट था,
और इसने यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज की बताई थी। हाँ जी, बताएं कौन कौन सी यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक हैं लैंग्वेज की। एक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, अगर आपने लिंग्विस्टिक पढ़ा है, बताएं क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लैंग्वेज की। बताओगे कोई? सर linguistics क्या होती हैं, नहीं पता। देखिएगा, एक ह्यूमन लैंग्वेज की कुछ यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी होती है, जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं सेंटेंसेस की। उसके अंदर एक कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो चीज़ें मुझे आती हैं, मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े होंगे वो कल्चरली मैं उनको ट्रांसमिट कर सकता हूँ, या मेरे जो फॉलोअर हैं या मेरे जो बाद में आएंगे लोग, वो मुझसे चीज़ें सीख के आगे आ सकते हैं। उसे कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। डुअलिटी, ड्यूअलिटी होती है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड मीनिंग भी होते हैं। रिफ्लेक्सिविटी होती है, रिफ्लेक्शन होती है इसके अंदर, जिसको प्रिवरिकेशन कहते हैं, जिसको रिफ्लेक्सिवनेस कहते हैं, ये इसके अंदर होती है। अब देखिएगा, एक तो इसके अंदर प्रोडक्टिविटी है कि आप कोई एक सेंटेंस दूं तो मैं उस पे आपसे मैं 160 पेजेस का कोई थीसिस ले सकता हूं एक लाइन बता के। प्रोडक्टिविटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है कि अगर लैंग्वेज जो है वो हर जगह पे डिस्प्ले, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चीज़ों को बता सकती है। कल्चरल ट्रांसमिशन होती है, डुअलिटी होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिवनेस होती है इसके अंदर। और चार्ल्स हॉकेट जो है वो 1916 से 2000 तक एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिंग्विस्ट था। नोट कर लें, क्या था ये? चार्ल्स हॉकेट 1916 2000 अमेरिकन था लिंग्विस्ट। इसके बारे में भी उसने पूछा हुआ है, ये टॉप की चीजें उसने पूछी हैं। लिंग्विस्ट था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, बताएंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन जो ह्यूमन और ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नोट कर लें। When the baby is 3 months old, she can produce the vowel sounds k, g, and u. This stage is called the cooing stage. अच्छा, एक साउंड होती है जो व्हीलर, ये जो आपका माउथ है ना, यहां पे होता है एक यूवला, क्या कहते हैं उसको? यूवला। इस यूवला के पास यहां से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे ख ख, यानी जो आपकी ये टंग है, इसकी बैक ऑफ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो जो रूफ है आपके माउथ का, यहाँ पे हार्ड पैलेट होती है, और पीछे अगर आप यहाँ पे टच करें अपनी जबान से तो यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होगी। वो सॉफ्ट सी जगह है, वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। मेरे साथ प्रोड्यूस करें, ख ख, खैट, कार। और दूसरी ग, गर्ल, गर्ल। अब गर्ल की जो साउंड है, ग साउंड जो है, आप देखें बैक ऑफ टंग, और फिर वो टच करती है जाके सॉफ्ट पैलेट को, ग ग ख ख ग। तो ये जो साउंड यहां पे सॉफ्ट पैलेट को टच कर रही है, इस साउंड को हम कहते हैं कि ये व्हीलर साउंड है। अंडरस्टैंड? इसको कूइंग स्टेज कहते हैं। बच्चा पहले ऐसी आवाजें निकाल, क उ अ क ग, इस तरह की आवाजें निकालता है। शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे? उसने पूछा हमसे कि शेक्सपियर ने 39 प्ले लिखे, 38 लिखे, 37, इस तरह के 4 ऑप्शन थी। आपने किस पे क्लिक करना है? 37 पे। ठीक है। चॉम्स्की वाज अ मेन कंट्रीब्यूटर टू द लिंग्विस्टिक पीरियड। चॉम्स्की, पहले तो शेक्सपियर की एज जरा लिख लें, शेक्सपियर कब पैदा हुए हैं, नोट करें। मैंने पहले भी आपको बताया 1564 में पैदा हुए हैं और 1616 में शेक्सपियर की डेथ हुई है। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं जो कि उसकी डेथ के बाद पब्लिश होती हैं, और उसने डेडिकेट की हैं W.H. हैंडसम बॉय को और एक लेडी को, डार्क लेडी को। ठीक है,
ये हम डिस्कस भी कर रहे हैं शेक्सपियर को आजकल। और शेक्सपियर जो है एक एक्टर था, एक ड्रामेटिस्ट था, एक प्ले राइट था, और एक रेनेसेंस फिगर है, एलिजाबेथन राइटर था। होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद चॉम्स्की को जरा डिस्कस करते हैं। एवरम्स नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर को 1928 में अमेरिका के अंदर पैदा हुए, और ये एक, आई थिंक ही इज आल्सो अ जूइश, लेकिन ये खिलाफ हैं कि जो जूइश जायनिस्ट कर रहे हैं, ज्यूज कर रहे हैं पलस्टीनियन के साथ। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, लिंग्विस्ट है, नाम है एवरम्स नोम चॉम्स्की, AVRAM नोम चॉम्स्की। देखें ये वो, आप जरा नोट करें, वो चीजें बड़ी विजनरी बनाते हैं ताकि चेक कर लें कि उनको आता भी है कुछ। और इसने 150 प्लस बुक्स लिख चुका है, और लिंग्विस्ट है, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है, फिलासफर भी है, पॉलिटिकल फिगर भी है, यानी पॉलिटिकल फिगर भी है, एक पॉलिटिक्स पे भी कमेंट करता है। उसके बाद हमारे पास क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो स्केप। नैरो स्केप, बड़ी मुश्किल से बचना, उसको कहते हैं क्लोज शेव। ये उसने आपकी वोकैबुलरी भी चेक कर रहा है। लॉर्ड बैरन किस एज से ताल्लुक रखता है, बताएं जी। सर रोमांटिक एज। सर रोमांटिक एज 1798। कौन सी एज से? सर रोमांटिक एज। वेरी गुड, रोमांटिक एज से ताल्लुक रखता है। 1798 में स्टार्ट हुई थी न्यूमेरिकल बैलेंस की जो 1788 में पैदा हुआ है, और 1824 में इसकी डेथ हुई है। 36 ईयर उम्र पाई है, जल्दी डेथ हो जाती है। मोस्टली मॉडर्न पोएट जो रोमांटिक पोएट्स हैं, जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरन, और एक और पीबी शैले। पीबी शैले। अब ये जो पोएट्स हैं, इनकी जल्दी अर्ली डेथ हो गई थी, ठीक है। और सारे जॉन कीट्स के अलावा ये दूसरे रेवोल्यूशनरी थे और बड़े रिच भी थे। जॉन कीट्स बेचारा गरीब था, एक स्टबल कीपर का बेटा था। आगे देखें, हमने कहां तक देख लिया? लॉर्ड बैरन। मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लोव, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्रिस्टोफर मार्लोव जो है वो पैदा हुए हैं 1564 में, नियर शेक्सपियर की एज में कहीं पैदा हुए हैं। और 1593 में इसको किसी ने स्टैब कर दिया था खंजर से। वो बैठा हुआ, तो कहते हैं कि उसने कुछ इस तरह का लिटरेचर लिखा था, गॉड, ये अग्नोस्टिक था, थीस था, तो कुछ गॉड के खिलाफ बातें करता था, तो किसी ने इसको कत्ल कर दिया था। और रिलीजियस लोग थे, उन्होंने बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये एलिजाबेथन एरा से ताल्लुक रखता है। एलिजाबेथन एरा जो है वो एलिजाबेथन एज क्या है? 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज है। अच्छा, जब भी क्रिस्टोफर मार्लोव की बात होगी तो यूनिवर्सिटी विट की बात होगी। व्हाट इज यूनिवर्सिटी विट? यूनिवर्सिटी विट से मुराद वो लोग हैं जो चंद सिलेक्टेड लोग थे, अराउंड अबाउट 6 लोग हैं। और ये लोगों ने कहां से तालीम हासिल की थी? इन्होंने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। और इनमें कुछ नाम है, मैं आपको लिख देता हूं। रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, और उसके ये दोनों कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे। थॉमस लॉज, जॉर्ज पील ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, और थॉमस किड। और शेक्सपियर जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के नहीं पढ़े हुए थे। टू वर्ड्स विद वेरी क्लोज रिलेटेड मीनिंग्स को क्या कहते हैं? जब दो एक दूसरे के करीब मीनिंग रखते हैं तो उसको सिनोनिम कहते हैं। और बिंदो गोस स्विट्री इज एन एपिक्स ऑफ द सोल। तो इन्होंने क्या लिखा है, इसका नाम नोट कर लें, ये भी इंडियन राइटर है एक। इन्होंने लिखा है महाभारता की जो एपिक है उसको लिखा है। वो भी महाभारता जो है वो भी एक एपिक है, उसको इसने लिखा है। सवित्री बाई श्री और बिंदो यानी ये इंडियन एक नाम है आई थिंक। तो इसने महाभारता की जो तकरीबन 24,000 लाइन का वर्क इसने लिखा है। एक एपिक पोएम है, एपिक इंडियन पोएम है महाभारता।
उसके बाद इन विच नॉवल ऑफ हिज लॉरेंस डील विद द साइकोलॉजिकल फिनोमिना नोन एज अ इडिपस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये कौन सा प्ले है इसका डीएच लॉरेंस का जिसमें उसने इडिपस कॉम्प्लेक्स बताया है? इडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हमेशा जो फीमेल होती है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड होती है और जो मेल होता है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। अगर माँ बेटे के साथ इन्वॉल्व्ड है ज्यादा से ज्यादा, यानी वो तो इंग्लिश पीपल है वो कहते हैं जी सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड है, तो हम उसे कहते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर फीमेल जो है वो हो तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक होता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। इसको किसने दरियाफ्त किया था? सिगमंड फ्राइड ने। ये एक साइकोलॉजिस्ट था। उसके बाद है जी मीनिंग ऑफ एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ओरिजिन, डेवलपमेंट, किसी वर्ड की ओरिजिन कैसे हुई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे उसके मीनिंग्स चेंज हुए, उसको कहते हैं एटमोलॉजी। क्या कहते हैं? ओरिजिन, डेवलपमेंट, उसकी ओरिजिनेशंस, उसका यूजेज, उसके मीनिंग, उसका कॉनोटेटिव, डिनोटेटिव, कॉन्टेक्चुअल्स, कल्चरल जो मीनिंग्स चेंज होते हैं और बने हैं उस सब की उसको एटमोलॉजिकली देखा जाता है। वो वर्ड की ओरिजिन, उसकी डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल मीनिंग जो उसने गेन किए वो उसको एटमोलॉजी कहते हैं। ले जी, वैसे तो मैं ये आपको सारा ही करवा सकता हूँ, ये बहुत लंबा तकरीबन 100 का है, तो आज मैं आपको ये 20 ही करवा रहा हूँ और कल इंशाल्लाह इसको आगे फिर लेके चलेंगे। मैं भी आपको सेंड